आज की हमारी पड़ताल एक कहानी से शुरू होती है। एक 25 साल की अविवाहित महिला एक्स जो 22 हफ्ते की गर्भवती थी और उसके पार्टनर ने शादी करने से मना कर दिया। तो वो अचानक सामाजिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल अकेली पड़ गई। जी, उसने गर्भपात का फैसला किया, लेकिन कानून ने उसे रोक दिया। वजह ये कि कानून में सिर्फ शादीशुदा, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं का ही जिक्र था। और यहीं से एक महिला की निजी लड़ाई भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव की वजह बन गई। तो पहले ये समझते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मना क्यों किया, उनकी सोच क्या थी। देखिए, हाईकोर्ट ने कानून की शाब्दिक व्याख्या की। शाब्दिक व्याख्या? हाँ, मतलब उन्होंने बस कानून में लिखे शब्दों को देखा। कानून की लिस्ट में अविवाहित महिला शब्द नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नियम के हिसाब से इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कानून के मकसद पर नहीं, सिर्फ शब्दों पर ध्यान दिया। ये तो बड़ा अजीब है। मतलब एक शब्द नो होने की वजह से किसी की पूरी जिंदगी दांव पर लग सकती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को कैसे पलटा? सुप्रीम कोर्ट ने उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि हमें शब्दों में नहीं फंसना है, हमें ये देखना है कि ये कानून बनाया क्यों गया था। इसका मकसद मुश्किल हालात में फंसी महिलाओं की मदद करना था, है ना? सही बात है। और इस लिहाज से एक अविवाहित महिला जिसे उसके पार्टनर ने छोड़ दिया हो, उसकी हालत भी एक विधवा या तलाकशुदा महिला जैसी ही मुश्किल है। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है, लेकिन कोई ये तर्क नहीं दे सकता कि एक विधवा और एक अविवाहित महिला की सामाजिक स्थिति में तो बहुत फर्क होता है। बहुत अच्छा सवाल है। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा सामाजिक टैग का नहीं है, बल्कि हालात में आए बड़े बदलाव का है। हालात में बदलाव? हाँ, तीनों ही मामलों में तलाक, पार्टनर की मौत या पार्टनर का छोड़ देना, महिला की जिंदगी अचानक बदल जाती है और इसी आधार पर भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ है। बिल्कुल। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून इस पुरानी पितृसत्तात्मक सोच पर नहीं चल सकता। समानता के इस तर्क के अलावा मैंने सुना है कि कोर्ट ने एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को छुआ, वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा। हाँ, और ये इस फैसले का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। बताइए। कोर्ट ने कहा कि गर्भपात के इस कानून यानी एनटीपी एक्ट के मकसद के लिए बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार भी शामिल माना जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर कोई शादीशुदा महिला अपने पति के जबरदस्ती बनाए गए यौन संबंध से गर्भवती होती है, तो उसे भी यौन उत्पीड़न की शिकार मानकर गर्भपात का अधिकार होगा। लेकिन ये सिर्फ एनटीपी एक्ट के लिए है ना? एकदम सही। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये छूट सिर्फ गर्भपात के कानून के तहत है। इसका मतलब ये नहीं है कि पति पर बलात्कार का आपराधिक मुकदमा चल सकता है। वो बहस आईपीसी में अभी भी चल रही है। और इस फैसले ने मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा को भी बदला। सही कह रही हूं मैं? बिल्कुल। कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य के दायरे को बहुत बड़ा कर दिया। उन्होंने माना कि एक अनचाही प्रेगनेंसी का किसी महिला पर जो सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक बोझ पड़ता है, वो भी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। जी, इसलिए पैसे की तंगी या समाज का डर भी अब गर्भपात के लिए एक मजबूत और जायज कारण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो पहला बड़ा टेक अवे ये है कि अब 24 हफ्ते तक के गर्भपात के लिए कोई महिला शादीशुदा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब अब सिर्फ कोई मेडिकल बीमारी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक तनाव भी है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा बदलाव है, वो ये कि कोर्ट ने इस अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। एकदम। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अपने शरीर और अपनी जिंदगी से जुड़ा फैसला लेने का हक अनुच्छेद 21 के तहत हर महिला का एक बुनियादी अधिकार है। ये सब कुछ एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर सोचना जरूरी है। जब एक कानून किसी महिला के शरीर पर उसके अधिकार को इतनी साफ तौर पर मान रहा है, तो क्या अब समाज और हमारे दूसरे कानूनों पर भी अपनी सोच बदलने का दबाव नहीं बढ़ेगा?